हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ प्रोनाउन। स्वागत है आपका ज्ञान मंत्रा कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशंस में, जहां पर हम देते हैं आपको 100% मनी बैक गारंटी के साथ ट्रेनिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो होगी आपकी पूरी की पूरी फीस वापस। यही गारंटी देता है ज्ञान मंत्रा, द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक आपको पढ़ाते हैं, साथ ही साथ आपके डाउट्स क्लियर करवाते हैं और इसी बेसिस पे आप बच्चे अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम प्रोनाउन की क्लास, जहां पर हम प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ एरर्स करना सीखेंगे। सामने आपके क्वेश्चन है 5 सेकेंड्स, ही इज एज गुड एज डैश। बताइए क्या आएगा, आई या मी, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। अक्सर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है और एग्जामिनर जब ये रिटन एग्जाम में देता है यानी एरर देता है स्लैश लगा के, तो वो अक्सर जो यहां आना चाहिए ना लगा के कुछ और लगाता है। अब पॉइंट है कि सर हमें कैसे पता लगेगा क्या आना चाहिए या क्या नहीं, तो ध्यान से समझिएगा। यहां पर क्या दिया है, एज गुड एज। एक चीज समझिएगा, जब एज और एज से कंपैरिजन किया जाता है तो इक्वल क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है। जब इक्वल क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है तो किसकी इक्वल क्वालिटी भाई, ही की क्वालिटी और जो यहां पे आएगा उसकी क्वालिटी। ही कौन सा केस है बेटा, सब्जेक्टिव केस है, तो कंपैरिजन हमेशा सेम केस में होगा। अगर सेम केस में होगा तो सब्जेक्टिव का कंपैरिजन किससे होगा बेटा, सब्जेक्टिव केस से। ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे होगा, ऑब्जेक्टिव केस से। हो गया सॉल्व, आ गया समझ। तो यहां पर आई आंसर होगा ना कि मी। बोलो समझ आया, अरे ध्यान से देखो, समझ आया ना, ठीक है। अगर ये समझ आया तो सेकंड में बताइए क्या आएगा, बिटवीन यू एंड डैश आई डू नॉट बिलीव हिम। आई आएगा, मी आएगा, नहीं क्लियर हो रहा, समझा देता हूं। ये क्या है, बिटवीन, और बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जहां पर भी बेटा प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। इट मींस बिटवीन यू, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ध्यान रखिएगा। एंड से जो भी केस जुड़ेंगे वो दोनों सेम केस होंगे। तो एंड से पहले अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी क्या आएगा, सॉरी यहां तो कॉमा है, एंड के बाद भी क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यानी मी इसका सही आंसर है। क्लियर है बात। अच्छा एक चीज और, कई बच्चों को एक डाउट होता है कि सर सब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कौन से होते हैं। तो बता देता हूं बेटा, आई, यू, दे, वी, ही, शी, ये सारे के सारे होते हैं सब्जेक्टिव केस। आई का मी, यू सेम ही रहता है, दे का देम, वी का अस, ही का हिम और शी का हर, ये सारे के सारे होते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अगर यहां तक भी क्लियर है तो अगला देखो, सेंटेंस नंबर 3, 5 सेकेंड्स अगेन आपके पास है। नेहा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब क्या आएगा, नेहा एंड आई या नेहा एंड मी। बहुत अच्छा लगता है ना बोले में, यू एंड मी विल गो, तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अच्छे लगने से आपका कंसेप्ट बिल्कुल अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर इस सेंटेंस में देखिए, इन दोनों केस में एक सबसे मजेदार चीज आपको बताता हूं बेटा, जहां कहीं पर भी आपको बेटा वर्ब दिख जाए, क्या दिख जाए बेटा, वर्ब दिख जाए, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ब से पहले हमेशा आएगा सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस। नेहा एंड आई डैश वर, ये रही वर्ब, वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, तो आंसर मिल गया आई। बोलो क्लियर, अरे बोलो हाँ या ना। अब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, आई नो इट वॉज डैश। बताओ क्या, आई नो इट वॉज क्या, आई नो इट वॉज शी आएगा बेटा, हर नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं आ सकता इसको समझना जरूरी है। जब भी आपको ऐसा फ्रेज दिखे, इट वॉज, इट इज, तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता है, ये क्लियर रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है बेटा। तो यहां तक आपको समझ आया। अब हम देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 क्या है, दीज मैंगोज आर रॉटन, थ्रो डैश अवे। क्या, थ्रो दे या देम, भैया दे कैसे हो सकता है, थ्रो देम अवे। क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये रही वर्ब, और बेटा वर्ब के बाद कौन सा केस बोलो, अभी सिखाया था ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये है बेटा देम, ये देखो अभी भी लिखा हुआ है मैंने, ये रहा देम। क्लियर, श्योर, चलिए अगर क्लियर तो अगले पे आते हैं।
सेंटेंस नंबर 6 देखिए बेटा ध्यान से, क्या दिया गया है, आई गेव डैश अ रूपी एंड शी थैंक्ड डैश फॉर डैश। ओके, बड़े सारे डैश आ गए, कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से इसको एक बात समझनी है। आई गेव डैश, आई सब्जेक्ट हुआ, गेव वर्ब हुआ, वर्ब के बाद कौन सा केस आना चाहिए बताओ? अरे बताओ, अभी तो बताया यार, ये देखो लिखा भी हुआ है, कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस हर्ष तो है ही नहीं, ऑब्जेक्टिव केस तो हर है। तो आई गेव हर अ रूपी एंड शी थैंक्ड, अगेन वर्ब आ गई थैंक्ड। अगर थैंक्ड वर्ब आ गई तो क्या आएगा बेटा, मी आएगा या हर आएगा? बताओ क्या आएगा बेटा, मी या हर? ध्यान से देखो, आई गेव हर अ रूपी एंड शी, भाई शी ने थैंक किया, किसको करेगी वो? शी थैंक किसको करेगी? मुझे करेगी या खुद को करेगी? भाई मुझे करेगी ना। तो शी थैंक्ड मी, क्या? फॉर इट या देम? ऑब्वियस है, मनी दी है अ रूपी, तो सिंगल है इसलिए यहां पे आएगा इट। क्लियर, श्योर, पक्का है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दो, मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा दे दूंगा। यहां तक अगर क्लियर हो रही हैं बातें तो बेटा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 7 देखिए, नोबडी बट डैश डिजर्व द प्राइज। बताओ क्या आना चाहिए, नोबडी बट शी या हर? बताओ बताओ बताओ। अगर नहीं समझ पा रहे तो ध्यान से देखना, यहां पर क्या लिखा है, डिजर्व्ड, यानी वर्ब आ गई। वर्ब से पहले कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस है तो कौन सा सब्जेक्टिव केस है? शी सब्जेक्टिव केस है। आंसर होगा नोबडी बट शी डिजर्व्ड द प्राइज। बोलो क्लियर है? शानदार क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो आपके एसएससी में पूछे जाते हैं और आपको उसके आंसर देने होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स नहीं पता होते हैं बेटा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज टॉलर देन डैश। बताओ भाई क्या आएगा, आई या मी? ध्यान से देखो, ये क्या है बेटा, देन है। देन से हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, और देन से पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगी। ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, अगर मिलेगा तो ध्यान रखना, देन के बाद वाले का कंपैरिजन हमेशा उससे पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन से होता है। आओ जरा इस देन से बैक चलना शुरू करो, क्या दिखाई दिया, ही दिखाई दिया ना, इससे पहले तो और कोई नाउन नहीं है या प्रोनाउन नहीं है। अगर ही दिखाई दिया तो ही का कंपैरिजन कर रहा है वो। अब वो ही यानी सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे करेगा? सब्जेक्टिव केस से करेगा, तो मी तो आ ही नहीं सकता, आंसर आएगा आई। आंसर आएगा आई, लेकिन बोलने में बहुत लोग मी बोलते हैं, चलता है, हमें बोलने से लेना देना नहीं है बेटा, हमारा एग्जाम है उसके हिसाब से चेक करना है। नेक्स्ट देखो, लेट डैश हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्रॉइंग। अब चेक करो आंसर क्या, मीनिंग में नहीं जाना भाई, ट्रांसलेट नहीं करना हमें। लेट क्या है बेटा, लेट वर्ब है, वर्ब के बाद कौन सा केस आता है बोलो? लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो यहां पे आएगा लेट हिम। सुनने में अजीब लग रहा है बट सही आंसर यही है, लेट हिम हु कैन सेव हिम फ्रॉम ड्रॉइंग, क्योंकि वर्ब के बाद हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ते हैं तो 10th क्वेश्चन हमें दिखाई दिया, दे आर नॉट सो रिच एज डैश। डैश में वी या अस, आओ जरा चेक करते हैं। दे आर नॉट सो रिच एज, दे का कंपैरिजन हुआ किससे होगा? सेम केस से होगा, तो एज वी आएगा भाई, एज अस तो आ ही नहीं सकता। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? ओके 11 देखते हैं, इट वॉज डैश, मैंने कहा था जहां इट वॉज इट इज आ जाए वहां पर कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस, तो इट वॉज हिज नहीं आएगा, इट वॉज ही हु सेव्ड अस। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, बाय डैश वॉज दिस नॉवेल रिटन। अब बताओ बाय हु या हुम, क्या सुना है आपने? बाय हु सुना है क्या कभी? नहीं सुना ना, बाय हुम ही होता है हमेशा, बाय हुम ही होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा रट्टे मारे? अरे रट्टा नहीं मारना यार, इसको समझो, ये दोनों होते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, हु भी होता है रिलेटिव प्रोनाउन, हुम भी होता है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। अब चेक करो ये क्या है, बाय प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? पढ़ाया तो है, तो बोलो मेरे साथ, प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हुम है, इसीलिए आएगा बेटा आंसर हुम। रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट सिखाऊंगा और गारंटी के साथ सिखाऊंगा। 13th सेंटेंस देखते हैं, डैश ऑफ दीज पेन्स विल यू टेक। बताइए क्या, विच या हुज? अरे विच या हुज, ध्यान से सुनना बेटा, जब कभी भी हुज आएगा तो ये पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव मतलब जैसे आपने पढ़ा माय
तो माई के साथ यहाँ पे कोई ना कोई नाउन आता है, ऐसे ही हुज के साथ भी हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा ही आएगा, वो उसके बिना बन ही नहीं सकता। यहाँ पे तो प्रेपोजिशन है तो हुज नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा विच ऑफ दीज पेंसिल्स। क्लियर, श्योर, ओके। सेंटेंस नंबर 14 देखो, डैश डू यू वांट, बताओ हु या व्हाट। भाई एक चीज ध्यान रखना, हु कभी भी जब क्वेश्चन बनाएगा तो उसके साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, यानी हु डू बन ही नहीं सकता। यहां पर क्या बनेगा, व्हाट डू यू वांट। ये तो बिल्कुल सिंपल था। 15th देखते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन डैश ऑफ गया। बताओ क्या आएगा, दैट या दोज। भाई एक बात बताओ, कंपैरिजन किसका हो रहा है इसमें, पटना और गया का नहीं, ये ध्यान रखना। कंपैरिजन हो रहा है द क्लाइमेट ऑफ पटना, यानी पटना के क्लाइमेट का गया के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रहा है। अगर इनमें कंपैरिजन हो रहा है तो यहां पर दोस्त तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन में आएगा तो सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर के लिए दैट आता है, ना कि दोज। पक्का, मजा आ रहा है भाई, बढ़िया से। चलो फिर सेंटेंस नंबर 16 देखो, वन मस्ट नॉट प्रेज डैश अचीवमेंट। बताओ क्या, अरे इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। जब वन से वाक्य शुरू होगा तो वन के खानदान के ही वर्ड्स आएंगे, यानी वन के जगह वंस या वन ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता, तो आंसर वंस आएगा भाई। 17 देखो, द टू ब्रदर्स क्वेरल्ड विद क्या, ईच अदर वन अनदर। अरे मजाक है क्या, ईच अदर होता है दो के लिए, वन अनदर होता है दो से ज्यादा के लिए, ये पता है ना, ये मत कह देना नहीं पता। चलो नहीं पता तो मैंने बता दिया। ईच अदर आता है जब दो के बीच में बात हो रही हो, या कोई भी बात दो के बीच की हो रही हो। दो से ज्यादा के बीच की बात हो रही हो तो वन अनदर आता है। तो यहाँ पे बात तो टू ब्रदर की हो रही है, आंसर ईच अदर आएगा, आंसर ईच अदर आएगा, ना कि वन अनदर। क्लियर, श्योर। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंटेंस नंबर 18, ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ द 3 पेन्स। बताओ क्या, ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ 3 पेन्स, ईदर या एनी। बताओ, शानदार क्वेश्चन सही है, और ऐसे ही क्वेश्चन एरर्स में भी आते हैं बेटा। यहां पर जब आप एक चीज देख रहे हो, ईदर, ईदर का मतलब होता है दो में से एक, ध्यान रखना। ईदर का मतलब होता है दो में से एक, लेकिन एनी का मतलब होता है बहुत सारों में से कोई एक। क्लियर हो गया। तो ही डिड नॉट बाय डैश ऑफ द 3 पेन्स, यानी बात दो से ज्यादा की हो रही है, 3 की हो रही है, तो आंसर आएगा बेटा एनी, आंसर आएगा बेटा एनी, ना कि ईदर। क्लियर, श्योर, ओके। नेक्स्ट 19th, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, दिस इज द बेगर डैश स्टोल माई बैग, हु या हुम। एक्चुअली यहां पर ना हु या हुम दोनों ही नहीं आने चाहिए थे, यहां पे आना चाहिए था दैट। अब बच्चा कंफ्यूज होता है दैट को लेके, उसे दैट समझ नहीं आता। वो कहता है सर लिविंग के लिए हु लगा देते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम विच लगा देते हैं, ये दैट कहाँ आता है कहाँ नहीं आता, उन्हें समझ नहीं आता। एक छोटी सी बात बताता हूँ, जितनी भी चीज स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक यानी डेफिनेट होती है, कैसे पता लगता है, आर्टिकल द से। तो जिस भी नाउन से पहले द आर्टिकल आ जाए, पहला रूल, या फिर एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी वाला केस आ जाए, ये हमेशा स्पेसिफिक सेंस में जाती हैं, और इसीलिए इनके साथ हमेशा दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगता है। लेकिन अगर ऑप्शन में से ही एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन दोनों में से ही चूज करो कि क्या आएगा, तो भाई हुम तो ऑब्जेक्टिव केस है, हु सब्जेक्टिव केस है। सो दिस इज द बेगर हु स्टोल माई बैग, आंसर ये आएगा, ना कि हुम। 20th देखो बेटा, मैन इज द ओनली एनिमल। देखो द ओनली आ गया ना, स्पेसिफिक आ गया, स्पेसिफिक अभी बताया था, आते ही आंसर क्या आएगा, दैट आएगा, ना कि विच आएगा। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ डेवलपिंग कंट्री। बताओ क्या, अवर या आर्स। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है भाई, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। क्यों मजेदार क्वेश्चन है मैं बता देता हूं बेटा। यहां पर आर का मतलब तो सबको पता है ना, हमारा। अभी मैंने बताया था माई के साथ कोई ना कोई नाउन आएगा, आर के साथ भी कोई ना कोई नाउन आएगा। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन बताते हैं। लेकिन आर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना बेटा। आर्स का मतलब होता है आर प्लस नाउन, आर प्लस नाउन। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने सुना है दिस पेन इज माइन, सुना है? तो माइन का मतलब क्या होता है, आप ये देखो, माइन का मतलब क्या होता है, माय प्लस वो नाउन।
ये यूज कब होता है? जब हमें एक ही नाउन को दोबारा रिपीट ना करना हो तो हम इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। आओ जरा देखते हैं। मैंने कहा डैश इज अ डेवलपिंग कंट्री। अगर मैं यहां पे लिखता हूं अवर कंट्री इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो यहां पे कंट्री कंट्री 2 बार आ गया। बात समझ आ रही है? अगर 2 बार आ गया तो गलत हो जाएगा कंट्री, और वहां से कंट्री हटा दूंगा तो भी गलत हो जाएगा। तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे बेटा? आर्स का यूज करेंगे, ना कि आर का। आर्स का यूज करेंगे, ना कि आर का। ठीक है बेटा, चलिए यहां तक क्लियर हो गया। ओहो, फिलहाल हमारे क्वेश्चंस यहीं तक थे। तो मैं आशा करता हूं कि बेटा इन 21 क्वेश्चंस के थ्रू आपको प्रोनाउन का बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, कंपैरिजन में कैसे हमें सब्जेक्टिव केस लगाना है या कैसे ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट सेक्शन में जो भी कमेंट्स आएंगे उसके ऊपर वीडियो बना के आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।